नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11th एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम जो एग्रीकल्चरल बॉटनी पढ़ाई जाती है, कृषि वनस्पति विज्ञान, इसको हमने शुरू कर दिया है और इसका लेक्चर 1 आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इस लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा, ये देखिए कक्षा 11 कृषि के लिए ये है। और ये जो टॉपिक इसका है वो रहेगा यहाँ पर पौध जगत का वर्गीकरण, जो 5 होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पांचों के बारे में देखेंगे। और बीज के बारे में देखेंगे, जड़ के बारे में देखेंगे, अंकुरण जो जर्मिनेशन होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मेरा नोट्स है, इसको मैं डिस्कस करेंगे हम इसी से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है वनस्पति विज्ञान बॉटनी के बारे में। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर एक दोस्तों मॉर्फोलॉजी एक होता है बाह्य आकार की, तो ये जो है किसी भी वस्तु के बाह्य संरचना का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बीज का अध्ययन, जो सीड का अध्ययन होता है उसे स्पर्मोलॉजी कहते हैं। और पौध जगत का जो वर्गीकरण है, देखिए ये मैंने बताया था 5 जगत में बांटा गया, पौध जगत को 5 भागों में बांटा गया है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और ये जो मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में देखिए, ये मैंने लिखा है RSLFFS। तो इसके बारे में बताता हूँ। देखिए इसका R मतलब हो जाएगा रूट, S मतलब हो जाएगा स्टेम। ठीक है, उसके बाद से L यानी लीफ हो जाएगा, और जाइलम, फ्लोएम। ये देखिए, तो जो पहला होता है एल्गी में जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज, जाइलम, फ्लोएम कुछ नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में भी ये 5 कुछ नहीं पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में ये देखिए, ये जड़, तना, पत्ती पाई जाता है, यानी रूट, स्टेम और लीफ पाया जाता है। और एक्स से जाइलम होगा, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। और देखिए जिम्नोस्पर्म में जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज, जाइलम, फ्लोएम सब उपस्थित रहता है। लेकिन सीड यानी जो बीज रहता है जिम्नोस्पर्म में, ये देखिए बीज जो बंद प्रकार का होता है, क्लोज टाइप होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद से एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सब कुछ पाया जाएगा, और बीज जो है वो खुला प्रकार का होगा। तो ये सबसे आधुनिक या सबसे विकसित है यही। दोस्तों देखिए, अगर इसका हम एग्जांपल देखें एंजियोस्पर्म की, तो जो भी फैमिलीज होती हैं आपकी एग्रोनॉमी में, चाहे जो भी यानी कुल होते हैं, जैसे मालवेसी हो गया, एस्टरेसी, रहमेनिएसी, पोएसी, ये सारे जो कुल होते हैं हमारे, लेगुमिनेसी, ब्रेसिकेसी, ये सारे कुल, कैरिकेसी और एनाकार्डिएसी, स्पेंडिएसी, मिट्रेसी, रोजेसी, बीटीएसी, प्यूनिकेसी, यूफोर्बिएसी, टीलिएसी, ये जो भी कुल होते हैं ये सारे हमारे एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर देखिए सीड के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे आपको बता देता हूँ। देखिए निषेचित बीजांड, ठीक है, यानी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, उसी को बीज कहते हैं। ये हो गया आपका बीज, बता दिया। देखिए अब ये 2 प्रकार का होता है, पहला है डाइकॉट सीड, दूसरा है मोनोकॉट सीड। डाइकॉट सीड इसको कहते हैं द्विबीजपत्री बीज, और इसको कहते हैं एक बीजपत्री बीज। देखिए द्विबीजपत्री में जो उसका भोजन है बीजपत्र में एकत्रित होता है, और एक बीजपत्री में भोजन उसका इंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष में एकत्रित होता है, और एक बीजपत्री में यानी इसमें भ्रूणपोष पाया जाता है, इसलिए इसको इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज। और इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है द्विबीजपत्री में, इसलिए इसे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड यानी अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं, और एल्ब्यूमिनस सीड भी कह सकते हैं। उसके बाद से देखिए, अब एक बात बता दूं आपको, द्विबीजपत्री में जो भी डाइकॉट में आते हैं उनमें जो इंडोस्पर्म है वो नहीं पाया जाना चाहिए। अभी एग्जांपल भी बताएंगे। तो डाइकॉट में इंडोस्पर्म नहीं पाया जाना चाहिए, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, अपवाद इसका हो जाएगा कैस्टर, जिसे कहते हैं अरंडी। इसमें जो है तो द्विबीजपत्री, लेकिन इसमें भ्रूणपोष पाया जाता है। उसके बाद से एक बीजपत्री में पाया जाना चाहिए भ्रूणपोष, तो इसमें नहीं पाया जाता है, वो है ऑर्किड, इसका एक्सेप्शन। तो ये याद रखेंगे कि डाइकॉट का एक्सेप्शन कैस्टर हो जाएगा और मोनोकॉट का ऑर्किड हो जाएगा। उसके बाद से स्ट्रक्चर भी देखिए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं डाइकॉट सीड के। द्विबीजपत्री बीज में चना, मटर, जामुन, दाल, सरसों, आम, सेम, इमली, ये 4 चीजें हो जाएंगी, यानी ग्राम, पी और गूसबेरी, पल्सेस, मस्टर्ड, मैंगो,
और इमली, सेम, ये सारी चीज़ जो है आपकी हो जाएंगी द्विबीजपत्री में। अब देखिए एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट सीड के बारे में हम डिस्कस कर लें तो यहाँ पर देखिए भोजन जो है ये मैंने बता दिया भ्रूणपोष में एकत्रित होता है और इसमें केवल एक बीजपत्र पाया जाता है जिसे बरूथिका हिंदी में स्क्रूटेलम कहते हैं। एक बीजपत्री पौधों में सबसे बाहर की ओर जो है एक यानी प्रोटीन की बनी हुई परत पाई जाती है जिसे एलुरॉन लेयर कहते हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया ये प्रोटीन की बनी होती है एल्यूरॉन परत, और एल्यूरॉन परत जो है वो इंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष तथा स्क्रूटेलम यानी बरूथिका को अलग अलग करने का कार्य करती है। और एक बीजपत्री में बीज जो है वो पेरिकार्प यानी फल भित्ति पेरिकार्प को कहा जाता है और बीजावर यानी सीड कोट आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन जो एक बीजपत्री जो इसका मतलब यही है कि जो एक बीजपत्री सीड होता है उसमें पेरिकार्प तथा सीड कोट आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ पर मैंने मक्का का बीज प्रदर्शित किया है, ये एक बीजपत्री में हो जाएगा, इसका फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका फल भित्ति ये वाली है यानी एपिकार्प हो जाएगा और उसके बाद से जो है यहाँ पे इसका सीड कोट यानी बीजावरण है, भ्रूण ये इम्ब्रियो हो जाएगा। ये मक्का का है भ्रूणपोषी है यानी इंडोस्पर्म, इसका त्रिगुणित यानी 3N होता है। ठीक है, मक्का जो है वो ट्राइप्लॉइड होता है। ठीक है, और इसमें 2N नंबर 20 होता है, एग्रोनॉमी में आपको पढ़ने को मिलेगा मक्का की खेती में। मक्का का दाना एक सत्य फल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रू फ्रूट है मक्का का दाना। अभी वो हम फल का चैप्टर लेंगे तो उसमें ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें फल भित्ति या बीजावरण आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फिगर प्रदर्शित किया, इसको आप देख लेंगे, जो मक्का का ही है, मेज मक्का का फल है। ठीक है, उसके देखिए ये जो मैंने आपको बताया था बीजों का अंकुरण यानी जर्मिनेशन ऑफ सीड। देखिए दो प्रमुख अंकुरण पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है भूम्योपरिक अंकुरण, इसको कहते हैं इपीजियल जर्मिनेशन, और दूसरा है अधोभूमिक अंकुरण, इसको कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो जो हमारा भूम्योपरिक यानी इपीजियल जर्मिनेशन होता है इसमें हमारा इमली, कपास, खीरा, पपीता, सेम और आपका अरंडी। इसका जो मैंने ट्रिक से इसको याद किया था, ये ट्रिक आपका हो जाएगा ICPSC। इसको आप याद रखेंगे। I से हो जाएगा इमली, C से कैस्टर और P से पपाया, और ठीक है उसके बाद से S से सेम और C से आपका एक कुकुम्बर यानी खीरा हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये जो मौज इसमें आएगा वो हाइपोजियल में हो जाएगा, जैसे मटर, मूंगफली, मक्का, ये सारे, और चना और आम, ये दोनों भी आप याद रखेंगे। वैसे ये इन्हीं तीनों पर्पस काम करती है कि जो म है वो हाइपोजियल है। अब याद रख लेंगे मटर, मूंगफली, मक्का, आम, चना, ये हाइपो। उसके बाद से एक विशेष प्रकार का अंकुरण देखने को मिलता है जिसको हम स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, ये हो जाएगा हमारा पिद्रस्थ अंकुरण, जिसे कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। इसमें क्या होता है देखिए, जब बीज जो है वो फल के अंदर यानी जो सीड है वो फ्रूट के अंदर है, तभी उसका मातृ पौधे पर जर्मिनेशन यानी अंकुरण हो जाए तो उसी को हम विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में चावल, नारियल, राइजोपोरा, ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे जड़ शुरू करते हैं, यानी जो रूट होता है। देखिए जड़, देखिए पौधे का वह भाग जिसका विकास रेडिकल यानी मूलांकुर से होता है उसे जड़ या रूट कहते हैं। देखिए, और जड़ को ही मूल कहा जाता है, मूल या जड़, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रूट। ठीक है, ये मैंने फिगर प्रदर्शित किया है। यहाँ पर प्लूम्यूल यानी प्रांकुर ऐसे तने का विकास होता है और सीड यह हो जाएगा, और रेडिकल से मूलांक जो है जड़ का निर्माण होता है। यहाँ पे दो प्रकार की जड़ें होती हैं, पहला है मेन रूट, दूसरा है एडवेंटिटियस रूट। मेन रूट से निकलता है मूसला जड़ यानी टैप रूट, और यहाँ से है अपस्थायी जड़ यानी एडवेंटिटियस रूट। देखिए मूसला जड़ जो है यहाँ पर बड़ा का मात्रा रहेगा मूसला में। ठीक है, और जीवन सबसे ज्यादा होता है मूसला जड़ का, और गहराई ज्यादा गहराई तक जाती है, और निर्माण भी डायरेक्ट मूलांकुर से होता है। लेकिन जो हमारी अपस्थानिक जड़ एडवेंटिटियस रूट होती है वो कम गहराइयों तक जाती है, इसका निर्माण जो है वो मूलांकुर से नहीं होता है, और जीवन काल भी कम होता है। ठीक है, उसके बाद से यानी क्या लक्षण रहेंगे तो आप पौधे के उस भाग को जड़ कह देंगे, यानी जड़ों के मुख्य लक्षण। ठीक है, यहाँ पे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट, इसमें देखिए क्या क्या होना चाहिए। जड़ें सदैव धनात्मक भूम्यानुवर्ती होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए धनात्मक भूम्यानुवर्ती यानी जो जड़ें होती हैं वो
जैसे नीचे की तरफ जाती हैं, भूमि की तरफ जाती हैं। जड़ों की वृद्धि धनात्मक भूमि अनुवर्ती होती है, ऐसे नीचे की तरफ, तो इसलिए धनात्मक भूमि अनुवर्ती। और धनात्मक जलानुवर्ती होती है। देखिए जब जड़ें नीचे जाएंगी तो नीचे उनको जल मिलेगा, इसलिए धनात्मक जलानुवर्ती। तथा जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं, यानी या प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए अगर जड़ें नीचे की तरफ जा रही हैं तो प्रकाश कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ जाएंगी तब होगा ना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। तो इसलिए जड़ें जो है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। ठीक है, उसके बाद से जड़ों में शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। तने में ये है, इसका उल्टा एकदम तना हो जाएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। और पर्व तथा पर्व संधियां भी नहीं पाई जाती हैं। पौधे को यानी जमीन में स्थिर रखती है। और जड़ें खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे मैंने एक जड़ को प्रदर्शित किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मूसला जड़ हो जाएगा, मुख्य जड़ से मूसला जड़, और ये मूलरोम इसका रूट हेयर यानी हो जाएगा। कार्य जो है वो खनिजों का अवशोषण। और यहाँ पे भी मैंने ये पॉइंट्स जो है मेंशन किए हैं, आप इनको भी देख लेंगे। ठीक है, द्वितीय संभानुतक है, प्रथम जड़ है, द्वितीयक जड़ है, वो सब आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका जो है यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है, सोडियम कैल्शियम, ये जो है CaPO4 होता है बनके। यानी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खनिज प्लस लवण प्लस पानी, ये तीनों में देखिए जो जड़ की पत्ती होती है वो खनिज, लवण और पानी, इन यानी जल, इन तीनों से बना होता है। देखिए उसके बाद से नोट में क्या दे रहे हैं यहाँ पर कि जाइलम का कार्य खनिज लवण, देखिए खनिज लवण तथा पानी का अवशोषण करना होता है। जो हमारी जड़ें होती हैं वो ये कार्य करती हैं, लेकिन जो जाइलम होता है उसका कार्य खनिज, लवण तथा पानी का जड़ से पत्तियों तक परिवहन करना होता है। इसलिए ये कह दिया जाता है कि जाइलम जो है वो एक दिशीय परिवहन करता है, यानी सिर्फ जड़ से पत्तियों तक ही परिवहन करता है तो उसे एक दिशीय कहेंगे। यानी अगर जड़ से पत्तियों तक, पत्तियों से जड़ तक परिवहन करेगा तो उसे द्विदिशीय कहेंगे। उसके बाद से जाइलम सदैव एक दिशीय परिवहन करता है। उसके बाद से फ्लोएम जो है वो कार्बनिक भोज्य पदार्थों का परिवहन जड़ से पत्ती तथा पत्ती से जड़ दोनों की ओर करता है। तो देखिए फ्लोएम को कहा जा सकता है कि ये द्विदिशीय परिवहन करता है, क्योंकि जड़ से पत्ती, पत्ती से जड़ दोनों तरफ परिवहन कर रहा है। जड़ का मुख्य कार्य खनिज तथा लवण का अवशोषण करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जड़ के प्रदेश यानी रीजन ऑफ रूट, 3 प्रदेश होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन, यानी मैचुरेशन। तो ये MEM, इससे आप याद रखेंगे MEM, यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन और मैचुरेशन रीजन। मैच्योरेशन तो विभज्योतकी प्रदेश, दीर्घीकरण प्रदेश और परिपक्वन प्रदेश। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर आपका मूलरोम को जो है वो उपत्वचीय कोशिका से, उपत्वचीय सेल से बनता है। मूलरोम एक कोशिका यानी यूनिसेलुलर होता है। परिपक्वन प्रदेश में मूलरोम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे मूलगोप यानी रूट कैप की बात हो रही है। मूलगोप स्थलीय यानी जो स्थलीय पौधों की जड़ें होती हैं सिर्फ उन्हीं में मूलगोप पाया जाएगा, ना कि जलीय पौधों की जड़ों में, जैसे जलकुंभी वगैरह उसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, मूलगोप का कार्य पौधों की जड़ को सुरक्षित करना यानी सुरक्षा प्रदान करना है। केवड़ा के जड़ में अनेक मूलगोप पाए जाते हैं। अन्य सभी की जड़ों में जो है, यानी अन्य सभी पौधों की जड़ों में केवल एक ही मूलगोप पाया जाता है। देखिए जलीय पौधों की जड़ों में जैसे सिंघाड़ा हो गया, पिस्टिया हो गया, जलकुंभी हो गया, समुद्री शोक हो गया, इसमें मूलगोप यानी रूट कैप नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके स्थान पर रूट पॉकेट, ठीक है, रूट पॉकेट पाया जाता है। और यह देखिए अगर वो जलीय पौधे हैं तो वो यानी जल में डूब सकते हैं, तो रूट पॉकेट उनमें पाया जाता है। और वो जो है यानी उसमें हवा भरी रहती है और वो उस पौधे को जमीन में डूबने से बचाता है। ठीक है दोस्तों, तो हाँ ठीक है, ये क्लास यहीं पर हम एंड करना चाहेंगे। और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब अगले जब हम एग्रीकल्चरल बॉटनी की क्लास लाएंगे तो उसमें हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखेंगे और स्टेम के बारे में भी देखेंगे, तना के बारे में, और जो भी मूसला जड़ के रूपांतरण होते हैं जैसे अपने सारे फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल फॉर्म, नेपीफॉर्म, ट्यूबरस, नोड्यूलेटेड, रिस्पायरेटरी, इन सभी जड़ों के बारे में देखेंगे जो हमारे मूसला जड़ के रूपांतरण होते हैं। और अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण भी हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
जैसे अपस्थानी जड़ में हमारा संकुचनशील जड़ हो गया, माइकोराइजा जड़ हो गया, और ये सारी जड़ें, चूसक जड़, उपरिरोही जड़ और वायवीय जड़, इन सारी जड़ों के बारे में हम देखेंगे। और जो मूसला जड़ की रूपांतरण मैंने आपको बताया, तर्क रूपी, शंख रूपी, कुंभी रूपी, कंदील, गांठदार श्वसन, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, और कल जो है आपका 6 अगस्त को हम एग्रीकल्चरल जूलॉजी की क्लास लाएंगे, जो क्लास 12th एग्रीकल्चर में पढ़ाई जाती है। उसकी भी हम लेक्चर 1 कल लाने वाले हैं, तो उसको भी आप अपने सीनियर्स के साथ शेयर करें, और उसको भी आप भी देख सकते हैं, क्योंकि अगले वर्ष आपको काम आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इसी को देखें और बोर्ड की तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने एग्रोनॉमी के 35 क्रॉप्स को 2 वीडियो में कवर किया, एक में 19 क्रॉप, एक में 16 क्रॉप, वो भी आप देख लेंगे। DDU में जो BSc का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, और यूपी कैडेट का, वो मैंने 2023 में क्वेश्चंस कराए, वो भी आप देख लेंगे, और प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ठीक है दोस्तों।